Hello students, I am Savita Gupta. Welcome in Learn with Savita. So students, इस वीडियो में आज हम क्लास 11th की इंग्लिश बुक हॉर्नबिल की पोएम चाइल्डहुड, जिसे मार्कस नेटन ने लिखा हुआ है, इस पोएम के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर को लेके आपके साथ आए हुए हैं। इसके पहले मैं इसी पोएम की 2 वीडियो जारी कर चुकी हूँ, एक पूरे पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन और दूसरा उसी पोएम के टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर का। तो अगर आपने कभी गलती से मिस कर दिया है तो फिर आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक निकाल लें और फिर से उस वीडियो को देख लें। अगर आप वीडियो को समझे रहेंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर समझने में और आंसर करने में बहुत ही आसानी होगी। सो स्टूडेंट्स, डायरेक्टली कमिंग टू द क्वेश्चन आंसर। Who is the poet of the poem Childhood? तो इस पोएम के जो पोएट हैं वो कौन हैं? मार्कस नेटन इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। तो इस कविता के जो कवि हैं वो कौन है? मार्कस नेटन। उनका नाम मार्कस नेटन है। At what age does the poet realize that his childhood has gone? किस उम्र पर आकर के, उम्र के किस पड़ाव पर आकर के कवि को ये लगने लगा कि उसका बचपन अब चला गया? पोएट रियलाइजेस द फैक्ट एट द एज ऑफ 11। हमारा जो पोएट है वो जब 11 साल का हुआ तो उसने ये रियलाइज़ किया कि उसका बचपन चला गया है। विच क्वेश्चन डज द पोएट रिएक्ट अगेन एंड अगेन इन द रिपीट अगेन एंड अगेन इन द पोएम? तो एक क्वेश्चन है जो पूरे पोएम के हर स्टेंजा में रिपीट किया गया है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन है बच्चों, व्हेन डिड माय चाइल्ड गो? तो ये जो क्वेश्चन है ये है व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया? दिस लाइन इज रिपीटेड in the beginning of all stanzas of the poem। पूरे पोएम की हर स्टेंजा के पहली लाइन में इसी क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। ओनली इन 4th स्टेंजा वेयर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ व्हेन। ठीक है, तो सारे लाइन में व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो कहा गया है, जबकि चौथे स्टेंजा में वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो कहा गया है, यानी कि व्हेन की जगह पर वेयर का प्रयोग किया गया है। वाई डिड द एज ऑफ 11 इज सो इम्पॉर्टेंट? बच्चों के जीवन में 11 की उम्र को क्रॉस करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इस पोएम में भी पोएट अपने बचपन के जाने का रियलाइजेशन तब करता है जब वो 11 क्रॉस करता है। दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ टीन एज, दैट इज़ एडोलेसेंस। तो होता ये है कि जैसे ही बच्चा 11 की उम्र क्रॉस करता है तो उसके टीन एज यानी एडोलेसेंस, जिसे हम किशोर अवस्था कहते हैं, उसकी शुरुआत हो जाती है 12वां साल शुरू होते से। दिस इज़ द एज ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी। और ये वो उम्र होती है जिस उम्र से बच्चा बचपन से निकल करके वयस्क होने की ओर बढ़ने लगता है। एट दिस एज वन स्टार्ट्स टेकिंग थिंग्स लॉजिकली एंड बिगिन टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन फैक्ट्स एंड फिक्शन। तो ये उम्र होता है ना, एक उम्र होती है बच्चों को हम जो बोल देते हैं वो सच मान लेते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा किशोर अवस्था में पहुंचता है वो कही गई बात को थोड़ी शंका से देखता है और वो लॉजिकली उस बात को सोचने की और समझने की कोशिश करने लगता है, और इस लॉजिक के आधार पर फैक्ट और फिक्शन, सच और कल्पना के बीच में वो अंतर करना सीख जाता है। What are the qualities acquired by the poet at the stage of adolescence? तो जब
एडोलेसेंस की एज में आ जाता है, कभी बचपन चला जाता है उसका, वो किशोर अवस्था में आ जाता है, तो उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ दिखाई देने लगती है। एट दिस स्टेज द पोएट बिकम रैशनल विथ इंक्रीज्ड पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डिस्क्रिमिनेशन along with सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इंडिविजुअलिटी। तो हमारा जो पोएट है, जब वो किशोर अवस्था में आता है तो रैशनल बन जाता है। रैशनल यानी तर्क के आधार पर हर चीज़ को देखना शुरू कर देता है, और जब तर्क के आधार पर हर चीज़ को समझना शुरू करता है तो होता क्या है, इंक्रीज्ड पावर, तो उसकी शक्तियाँ बढ़ती हैं। किस चीज़ की शक्तियाँ बढ़ती हैं? अंडरस्टैंडिंग की, समझदारी उसकी बढ़ने लगती है। डिस्क्रिमिनेशन सही और गलत में अंतर करने का, अलॉन्ग विथ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इंडिविजुअलिटी। तो समझदारी बढ़ने के साथ, सही गलत में फ़र्क करने के साथ, और क्या उसके अंदर क्वालिटीज़ आती हैं कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाता है और उसका अपना एक अलग व्यक्तित्व बन जाता है। When did the poet know that hell and heaven are only the imaginary concept? Now, what is hell? Hell यानी कि नर्क, and what is heaven? Heaven यानी कि स्वर्ग। तो कवि को कब ये समझ में आता है कि जो हेल और हेवन, जिसकी बात कर कर के पेरेंट्स उसको डराया करते थे कि भाई गलत काम करोगे तो हेल में जाना पड़ेगा पनिशमेंट के लिए, है ना, और अच्छा काम करोगे तो हेवन मिलेगा। तो कब कवि को ये समझ में आता है कि हेल और हेवन केवल बड़ों का एक काल्पनिक धारणा थी, काल्पनिक एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट थी। When he began to take things logically, जब हमारा पोएट तर्क के आधार पर हर चीज़ को देखना शुरू कर दिया, तब जा कर के उसको ये लगा कि हाँ भाई, ये तो स्वर्ग और नर्क की जो कंसेप्ट है वो केवल इमेजिनरी है। एंड फाउंड अनेबल टू लोकेट दिस प्लेसेस इन ज्योग्राफी बुक, है ना। अब वो कैसे उसने कहा कि इमेजिनरी है, उसको इसके लिए भी एक लॉजिक होना चाहिए। तो लॉजिक क्या देखता है कि वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको ये समझ में आने लगा कि दुनिया की हर जगह को ज्योग्राफी के बुक में बताया गया है। तो उसने अपनी ज्योग्राफी की बुक कंसल्ट की, उसे स्वर्ग और नर्क कहीं नहीं मिला। तो फिर उसने वर्ल्ड एटलस को खंगाला। वर्ल्ड एटलस जिसमें छोटी से छोटी जगह भी लोकेट रहती है, उसका लोकेशन दिया रहता है। वर्ल्ड मैप को देखा, लेकिन इन तीनों जगह पर कहीं भी उसको स्वर्ग या नर्क का कोई लोकेशन नहीं मिला। तो उसे ये समझ में आ गया कि हेल एंड हेवन इट फिजिकली डजंट एग्जिस्ट एट एनी प्लेस। कहीं भी स्वर्ग और नर्क के होने का, फिजिकली होने का कोई अस्तित्व नहीं है। और ही केम टू नो दैट हेल एंड हेवन आर ओनली द इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, है ना। इस तरह से उसे समझ में आ गया कि स्वर्ग और नर्क केवल काल्पनिक चीज़ें हैं। वाई इज़ द पोएट कन्फ्यूज्ड? तो पोएट कन्फ्यूज्ड क्यों है ना। वो ये समझ रहा है कि उसका बचपन कब चला गया और कहाँ चला गया, है ना, फिर भी वो कन्फ्यूज्ड है। क्यों है कन्फ्यूज्ड? पोएट कांट अंडरस्टैंड वेदर ही इज़ ए चाइल्ड और एन एडल्ट, सो ही इज़ कन्फ्यूज्ड, है ना। इस एज पर आके, उम्र के इस पड़ाव पर आकर के हमारा जो कवि है वो ये समझ में नहीं पा रहा है कि वो अब बच्चा है या बड़ा हो गया है, इसलिए कंफ्यूज्ड है। तो ये आपके लाइफ में भी ऐसी कभी ना कभी ऐसी चीज़ें आई होंगी जो किसी बात पर आपको कहा जाता है भाई अब तो आप बड़े हो गए हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, और उसी के 10 मिनट बाद किसी बात पे आपको डांट पड़ जाती है।
इतने बड़े अभी नहीं हुए हो कि बड़ों के बीच में बोलो, चुप रहो, है ना। तो ऐसा स्टेज हर बच्चे के लाइफ में एक ना एक बार आता है जब वो इस कन्फ्यूज़न में रहता है कि वो अभी बच्चा है कि वो बड़ा हो गया है। हाउ डज द पोएट फाइंड द पीपल इन द वर्ल्ड? इस दुनिया में लोगों का, बड़े लोगों का व्यवहार कैसा है? पोएट बड़े होने के बाद क्या समझ पाता है लोगों के बारे में? द पोएट फाइंड्स दैट पीपल आर हिपोक्राइट। तो जैसे जैसे पोएट वयस्क होता है, आसपास की दुनिया को, आसपास के लोगों को देखने और समझने लगता है, तो वो पाता है कि पीपल जो हैं, उसके आसपास के जो लोग हैं, वो हिपोक्राइट क्या है ना। हिपोक्राइट क्या होते हैं कि लोग जैसा कहते हैं वैसा प्रैक्टिकल लाइफ में करते नहीं हैं। देयर एग्जिस्ट ए गैप बिटवीन व्हाट दे से एंड व्हाट दे डू। लोग जैसा बात कहते हैं, दूसरों को जैसा समझाते हैं, खुद के प्रैक्टिकल लाइफ में वो वैसा नहीं करते हैं। यही हिपोक्राइट होता है। How did the realization of being the master of his own mind help the poet? जब हमारा जो पोएट है वो बड़ा हो गया है और वो धीरे धीरे लॉजिकली अपने आसपास के वातावरण को, अपने आसपास के लोगों को देख रहा है ना, और धीरे धीरे हर चीज़ को लॉजिकली जब देखने लगा तो उसे ये लगने लगा कि हर बात जो दूसरे कह रहे हैं वो मानना ज़रूरी नहीं है। मेरे पास अपना एक दिमाग है और मैं उस दिमाग से सोच सकता हूँ। तो जब हमारे कवि को ये लगने लगा कि उसके पास अपना एक अलग दिमाग है, तो इस सोच के कारण, इस रियलाइजेशन के कारण उसको क्या लगने लगा? द रियलाइजेशन दैट ही वॉज द मास्टर ऑफ हिज ओन माइंड। तो इस चीज़ का एहसास कि उसका अपना एक अलग दिमाग है एंड कुड बी यूज इट इन एनी वे, और अपने इस दिमाग का जो उपयोग है, ही लाइक, वो जैसा चाहे अपने इस दिमाग का प्रयोग कर सकता है, जैसा सोच चाहे, जैसा नज़रिया चाहे उसका हो, और वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज़ कर सकता है। वॉज अमेजिंग एंड फिल्ड हिम विद सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये एहसास अपना दिमाग होने का, अपना एक सोच होने का, अपना एक नज़रिया होने का जो एहसास था वो बहुत ही अमेजिंग था, और इसने हमारे पोएट को सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास से भर दिया था। नाउ ही कुड थिंक इंडिपेंडेंटली, है ना। इसका नतीजा क्या निकलता है कि वो अब इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्र रूप से कुछ भी, किसी भी चीज़ के बारे में सोच सकता था। पुट हिज व्यूज़ कॉन्फिडेंटली, अपने राय कायम कर सकता था और दूसरों के सामने अपने विचार को कॉन्फिडेंटली यानी कि बड़े ही विश्वास के साथ रख सकता था। एंड नीड नॉट टू फॉलो ब्लाइंडली व्हाट अदर्स थे, है ना। और ब्लाइंडली आँख बंद करके उन बातों को चुपचाप फॉलो नहीं करता था जो दूसरे कहते हैं। तर्क के आधार पर वो इस चीज़ को, अपने विचार को रख सकता था कि क्या सही है और क्या गलत है। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल्स। इस चीज़ को एक्सप्लेन करिए कि जो दूसरों के विचार हैं, उन दूसरों के विचार को, लोगों के विचार को आगे बढ़ाने की अब उसे ज़रूरत नहीं है, उसका अपना एक दिमाग है ना। इट शोज़ दैट पोएट इज़ नाउ कॉन्फिडेंट एनफ टू एक्सप्रेस हिज ओन व्यूज़ इंडिपेंडेंटली। तो ये जो ऊपर की जो लाइन है जो इन्वर्टेड कॉमा में है, ये शो कर रहा है कि हमारा कवि अब इतना कॉन्फिडेंट हो गया है, इसके अंदर इतना विश्वास आ गया है कि वो अपनी व्यूज़ को इंडिपेंडेंटली दूसरों तक पहुंचा सकता है, बता सकता है। वेयर हैज़ द पोएट्स चाइल्डहुड गॉन? तो
पोएट का जो चाइल्डहुड है वो कहाँ चला गया है। तो हमारे जो पोएट हैं उनका जो चाइल्डहुड है, हिज चाइल्डहुड हैज़ गॉन टू सम फॉरगॉटन प्लेस, है ना। उनका जो चाइल्डहुड, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है, उनका जो चाइल्डहुड है वो किसी फॉरगॉटन जगह में, यानी कि ऐसी जगह में चला गया है जिसे हमारा पोएट जो है वो भूल चुका है। ठीक है, तो कौन सी जगह पे चला गया है? वेयर इज़ पोएट एबल टू फाइंड हिज लॉस्ट चाइल्डहुड। तो अब अगला प्रश्न है कि कवि जो है अपना खोया हुआ बचपन कहाँ पाता है। ठीक है, ही फाइंड्स हिज लॉस्ट चाइल्डहुड इन द फेस ऑफ ए बेबी, है ना। तो कवि जो है वो अपने बचपन को एक छोटे से बेबी के चेहरे में महसूस कर पा रहा है। What contrast did the poet find in adults' behavior, है ना। एक वही क्वेश्चन एक बार फिर दूसरे शब्दों में रिपीट किया गया है कि बड़ों के व्यवहार में किस तरह का कंट्रास्ट हमारे कवि को मिलता है। तो क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, दे टॉक्ड ऑफ मोरल वैल्यू एंड प्रीस्ट ऑफ लव बट नेवर प्रैक्टिस देमसेल्व्स इन देयर डे टू डे लाइफ। तो बड़े हिपोक्राइट हैं और पोएट कह रहा है कि वो मोरल वैल्यूज़ की बात करते हैं, दूसरों को प्रेम से रहने का, मिलजुल के रहने का प्रीच करते हैं, शिक्षा देते हैं, लेकिन खुद के प्रैक्टिकल लाइफ में वो ऐसा कभी नहीं करते हैं। जब जिस जगह इन मोरल वैल्यूज़ को फॉलो करने का समय आता है वो बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं और आपस में अपने फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड्स से, अपने नेबर से लड़ते रहते हैं। हाउ डिड एडल्ट सीम टू द पोएट व्हेन ही वॉज एज ए चाइल्ड, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पोज किया गया है कि जब हमारा कवि बच्चा था तो उसके नज़र में बड़े कैसे थे। As a child, the poet considered all the adults as an epitome of love and sincerity. जब कवि हमारा बच्चा था तो उसकी नज़र में जो उसके बड़े थे वो प्रेम और प्रेम के प्रतीक थे और वो समझता था कि ये जो हमारे बड़े हैं ये हमारे लिए कुछ भी कर गुजरेंगे हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए और हमारे विश को कंप्लीट करने के लिए। What contrast did the poet find in the behavior of adult? और जब हमारा कवि किशोर अवस्था में आ गया तब उसे क्या व्यवहार नज़र आता है बड़ों के अंदर। He finds that adults talk of morality and human values but they themselves didn't practice in their day to day life. तो वो पाता है कि जो बड़े हैं वो वास्तव में डबल स्टैंडर्ड रखते हैं, मास्क्ड फेस है उनका, वो बात कुछ और करते हैं, करते कुछ और हैं। दूसरों को वो शिक्षा देते हैं मोरालिटी का, नैतिकता का और ह्यूमन वैल्यूज़ का, लेकिन वक्त पड़ता है तो वो खुद किसी भी मोरालिटी या ह्यूमन वैल्यू को फॉलो नहीं करते हैं। दूसरों को प्रेम से मिलजुल के रहने की शिक्षा देते हैं लेकिन खुद के प्रैक्टिकल लाइफ में वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं, हमेशा सबसे लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। डिफाइन रैशनलिज्म, हिपोक्रेसी एंड इंडिविजुअलिटी। तो इन चीज़ों को डिफ़ाइन करिए, रैशनलिज्म को, हिपोक्रेसी को और इंडिविजुअलिटी। रैशनलिज्म, तो ये तीनों चीज़ें जो है मार्कस नैटन की लिखी हुई इस पोएम चाइल्डहुड के एक एक स्टेंजा में इन तीनों चीज़ों को, पहले 3 स्टेंजा में हर स्टेंजा में इन चीज़ों को डिफ़ाइन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लेते हैं रैशनलिज्म। रैशनलिज्म is a stage of human life where one identifies and analyzes the situation on practical basis of proof। ठीक है, तो रैशनलिज्म क्या है? मानव जीवन की वो अवस्था है जहाँ सिचुएशन या परिस्थितियों को उनकी व्यवहारिकता के आधार पर
प्रमाण के साथ उसकी एनालिसिस करते हैं और उसके होने या ना होने का प्रमाण देते हैं। सेकंड है हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी क्या है कि द प्रैक्टिस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन वर्ड्स एंड डीड, कथनी और करनी में अंतर adopted by the adults in their day-to-day life is known as hypocrisy। तो वयस्कों के द्वारा उनके डे टू डे लाइफ में की जा रही कथनी और करनी में अंतर को हिपोक्रेसी कहते हैं। इंडिविजुअलिटी। तो इंडिविजुअलिटी क्या है? इट्स ए सेंस ऑफ वन सेपरेट पर्सनैलिटी with better understanding, power of rationalizing and self confidence। तो इंडिविजुअलिटी क्या है? बेहतर समझ के साथ, है ना, बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेहतर समझ के साथ तर्क शक्ति और आत्मविश्वास, रेशनलाइजिंग एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरपूर, दूसरों की दखल अंदाजी से दूर अपने एक अलग व्यक्तित्व के होने का एहसास इंडिविजुअलिटी कहलाता है।